जय हिंद दोस्तों। हम यूपीएससी के पीवाईक्यूज कर रहे थे इकोनॉमी सेक्शन के। उसी में आज हमें अर्थव्यवस्था से संबंधित विविध विषय करने हैं। अंतिम क्लास आज इकोनॉमी पीवाईक्यू प्रीलिम्स यूपीएससी की होगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऑलरेडी कंप्लीट है। आपके कमेंट बताएंगे कि आगे इसे कंटिन्यू करना है या कुछ और स्टार्ट करना है। 2024 का पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है। नंबर 2 कह रहा है चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। कौन सा इनमें से सही है? तो हमें पता है कि एक केवल सही है, दूसरा सही नहीं है। भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य तो है, लेकिन आपको आयात निर्यात करने के लिए आवश्यक नहीं है कि इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना ही पड़े। इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल है क्या? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। अनाज व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, अनाज क्षेत्र के विस्तार के साथ पारदर्शिता, निष्पक्षता को बढ़ावा देना, अनाज बाजार की स्थिरता में योगदान देना और विश्व खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना इसके उद्देश्य है। ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है कि आपको अलग से पढ़ाया गया होगा, इसलिए जो भी पीवाईक्यू में ऐसी संस्थाएं आए उसको आप नोट डाउन कर लिया करिए शॉर्ट नोट्स में अपनी। भारत इसका सदस्य है। प्रत्येक सदस्य को अनाज, चावल एवं तिलहन के उसके औसत व्यापार के आधार पर आयातक और निर्यातक के रूप में नामित किया जाता है कि अगर आप इतना आयात करोगे तो आयातक कहलाओगे, अगर इतना निर्यात करोगे तो निर्यातक कहलाओगे। चावल गेहूं के निर्यात आयात के लिए किसी देश को इसका सदस्य होना आवश्यक नहीं है, वह बिना सदस्य रहे भी आयात निर्यात कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। अगर एक भी सेब आयात किया होगा तब भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य के आयात पर प्रतिषेध है। आप जानते हैं हाल फिलहाल में अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जो चीज़ें चल रही हैं उसमें भारत को वहाँ से जो ट्रेड डील होनी थी वहाँ कहीं कहा जा रहा था कि मिल्क वहाँ से आएगा, और ये सब जो भी चीज़ें चल रही थी ग्रेन्स को लेकर, जीएम क्रॉप्स को लेकर, तो उन पर फिर से प्रीलिम्स में और मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। आप तैयार रहिएगा। यूपीएससी में पीवाईक्यू या कोई भी चीज़ हो उसमें पीवाईक्यू करने का फ़ायदा यही है कि आपको समझ आ जाता है कि आगे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको 2-3 बार कम से कम वीडियो देखनी चाहिए। जब कुछ मन ना हो यूट्यूब पे पीवाईक्यू का वीडियो देखना शुरू कर दो। ठीक, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें से डी वाला सही है। कथन एक सही नहीं है, दो सही है। और जब कथन एक कोई भी, चाहे पहला हो चाहे दूसरा, अगर एक गलत हो जाता है तो ऑप्शन एक ही बचता है कि आप दूसरा को सही मान कर ही चले। तो अगर आपको पहला गलत लग गया तो ये कॉन्सेप्चुअल नहीं भी पढ़ा है, नहीं भी फैक्ट है, याद है, तब भी आप कर सकते थे। और सेब आयात नहीं करता, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एक भी सेब कभी तो आयात किया ही होगा हमने। ठीक है, तो ये गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। ठीक है, यहाँ देखो लिखा भी है भारत में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम द्वारा फसाई की स्वीकृति के बिना जीएम खाद्य के आयात, उत्पादन, उपयोग पर बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। ये इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट? ये वाली, क्योंकि जीएम क्रॉप वाला जो मैटर है वह चल रहा है। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन करने से रोकने में भी सफल हुआ है। क्या ये ऐसा है? तो ये तीनों क्वेश्चन जो आए हैं वह करंट अफेयर्स से हैं। इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा कह रहा है वेनेजुएला का पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। तो आपको पता है वेनेजुएला के पास सबसे बड़े तेल के भंडार तो हैं, लेकिन पहला वाला गलत है। तेजी से उबरने में सफल हुआ है और पलायन रोकने में सफल हुआ, ये गलत है। दूसरा क्वेश्चन सही है कि वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार है। दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक तेल भंडार सबसे ज़्यादा होना और एक है तेल भंडार सबसे ज़्यादा उत्पादन करना। हो सकता है मेरे घर में बहुत ज़्यादा तेल भंडार हो लेकिन मैं उसे उत्पादन ना कर रहा हूँ, मैं उसे रोक के रखा हूँ कि भाई सबका ख़त्म हो जाएगा तब हम बेचेंगे।
तो ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनके पास कम होगा लेकिन वह फिर भी उत्पादन करके बेच रहे होंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप ध्यान रखिए, किसके पास उत्पादन सबसे ज़्यादा हो रहा है और किसके पास भंडार सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है चीज़ें। 4th नंबर क्वेश्चन, अब देखो 5 के आसपास क्वेश्चन आए थे 2024 में, जो कि सब करंट अफेयर्स से ही ज़्यादातर रिलेटेड है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कृषि उत्पाद का भंडारण, डेयरी फार्म, खनिज की खोज, कपड़ा बुनाई। ये बताना है आपको कि कौन सा द्वितीयक है, प्राथमिक है, तृतीयक है और द्वितीयक है। तो कृषि उत्पाद का भंडारण आप जानते हैं, ये द्वितीयक उसमें नहीं आता है, ये प्राथमिक उसमें आता है। ठीक है, या तृतीयक उसमें आता है। ठीक है, द्वितीयक में क्योंकि मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा ना, कृषि का भंडार आप कर रहे हो तो उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो क्या, कुछ बना रहे हो क्या, नहीं, तो द्वितीयक तो कतई नहीं होगा। डेयरी फार्म क्या प्राथमिक है? हाँ, डेयरी फार्म हो गया, पशुपालन हो गया, या आपका खेती वाला हो गया, ये प्राथमिक चीज़ें हैं। खनिज की खोज, खनिज की खोज तृतीयक होगा? खनिज की खोज तृतीयक नहीं होगा, वह भी प्राथमिक होना चाहिए। ठीक है, जो कि खनन हो रहा है तो खनन भी प्राथमिक में आता है, सीधे हम प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें हैं। और कपड़ा बुनाई ये तो द्वितीयक है क्योंकि मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो 2 सही हैं, 2 गलत हैं। अब किसी को ये ना पता हो कौन से 2 सही हैं, अगर उसे लग रहा हो 4 हैं, 2 सही होंगे, 2 गलत होंगे, और उसने तुक्का भी मार दिया तो भी एक आध क्वेश्चन सही हो जाता है, लेकिन एक आध क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो कई ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें से 3 सही हैं और 1 गलत है, या 1 सही है 3 गलत है, फिर आप क्या करोगे? तो वहाँ प्रोबेबिलिटी गलत होने की ज़्यादा होती है। तो कृषि उपज के भंडारण का जो काम है वह तृतीयक या सेवा क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, चाहे वह उत्पादन का परिवहन हो, चाहे भंडारण हो, चाहे विपणन हो, बिक्री हो, यह सब तृतीयक क्षेत्र में है। डेयरी क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, फिर खनन, जो भी खनिज अन्वेषण है वह सब प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। कपड़ा की बुनाई वह द्वितीयक गतिविधि में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2023 का पहला क्वेश्चन, 24 में वेनेजुएला से पूछा गया, 23 में स्विट्जरलैंड से पूछा गया। ये एनसीईआरटी का है, मैंने जब एनसीईआरटी कराई थी तो आप लोगों को दिखाया भी था। राइट हैंड पेज पे ऊपर एक बॉक्स बना है, वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है उस चीज़ से। स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। निर्यातक मतलब बेचता है, स्वर्ण को बेचता है। मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। तो दूसरा कह रहा है स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण निश्चय रिजर्व है, मतलब दूसरा विशालतम स्वर्ण रिजर्व है, भंडार है, दूसरा विशालतम। क्या ऐसा होगा कि स्विट्जरलैंड के पास दूसरा सबसे ज़्यादा सोना कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। तो इसमें सी वाला सही है, दूसरा गलत है, पहला सही है। एनसीईआरटी में क्या लाइन लिखी हुई है? स्विट्जरलैंड के पास कोई भी खनिज रिजर्व नहीं है। तो ये लाइन अगर आपने पढ़ी होती तब भी आपको पता होता कि दूसरा विशालतम रिजर्व कैसे हो जाएगा जबकि वहाँ कोई भी रिजर्व नहीं है। ठीक है, अगर वह पढ़ा होता एनसीईआरटी ढंग से तो आपका सही हो जाता, क्योंकि आप जानते हैं अगर एक स्टेटमेंट गलत है तो सिर्फ और सिर्फ पहला सही ही होगा। पहला आता है आपको या नहीं आता फर्क नहीं पड़ता, अगर ये पता है गलत है तो ऑप्शन सी ही सही होगा। स्वर्ण निर्यात तो 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के बराबर करता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसके पास सबसे ज़्यादा भंडार भी हो। जो मैंने बोला, मान लो मैं इधर से खरीदता हूँ 50 रुपये का, 52 रुपये का बेच देता हूँ। ठीक है, तो मैं बेच तो बहुत सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भंडार भी मेरे पास बहुत है। ठीक है, 70% स्वर्ण को परिष्कृत करता है विश्व के। तो वही मैंने बताया, मैं 50 रुपये में खरीदता हूँ, परिष्कृत करके 55 रुपये में बेच देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास भंडार है। जैसे हम अपना इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो हम पेट्रोलियम रिजर्व बहुत ज़्यादा बेचते हैं। अब आप जो नए हैं उन्हें लगेगा बेचते हैं, हम तो बाहर से मंगाते हैं। तो हाँ जी, हम बाहर से मंगाते हैं और उसे क्या बोलते हैं, परिष्कृत करके बेचते हैं। जैसे हम क्रूड ऑयल जिसमें गंदगी के साथ साथ और बहुत सी चीज़ें होती हैं वह मंगाते हैं भारत में, और यहाँ पे रिफाइनरीज हैं बहुत ज़्यादा, चाहे जामनगर रिफाइनरी आप सुनेंगे, रिलायंस वालों की या सरकार की भी रिफाइनरी है, वहाँ हम इसको अलग अलग करते हैं, पेट्रोल अलग करते हैं, डीजल अलग करते हैं, और जो भी चीज़ें हैं वह अलग करते हैं और फिर से बेच देते हैं।
अमेरिका को भी, यूरोप को भी, कई बड़े देश हैं उन्हें भी हम बेचते हैं। तो समझ रहे हो आज। वैसे ही स्विट्जरलैंड जो है वह सोना खरीदता है और उसे शुद्ध फॉर्म में बनाता है और उसे फिर बेच देता है। 2022 का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपने पेट्रोलियम क्यों बताया? क्योंकि आप देखें इस समय रूस और अमेरिका का जो चल रहा है उसमें पेट्रोलियम की बातें बहुत हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना सकता है। और ये डेवलप आपके तब होगा जब आप 4-5 साल बढ़िया से प्रिपरेशन कर चुके होंगे, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल के वर्षों में वियतनाम, अब देखो 2022 में वियतनाम पे क्वेश्चन आया, 2023 में स्विट्जरलैंड पे क्वेश्चन आया, 2025 में वेनेजुएला पे क्वेश्चन आया। आप लिंक कर रहे हो चीज़ें, ठीक है। 2022 हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक रहा है। तो एक तो हो सकता है ना, सभी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ रही हैं, उसमें से एक हो सकता है। अगर ये कहता सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है तब थोड़ा सा डाउट जाता। दूसरा, वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है। अब देखो 5 स्टेटमेंट हैं लेकिन उसे केवल एक स्टेटमेंट पूछना था, इस वजह से उसने ये 5 स्टेटमेंट बनाए। क्वेश्चन में दिखाऊंगा केवल एक स्टेटमेंट की वजह से सही गलत हो जाएगा। वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है। वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है। लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों, स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा सेक्टर वियतनाम में है। तो वियतनाम आप सुनते भी हैं ई सेवा सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन सा सही है इसमें से? तो इनमें से सी वाला सही है, 1, 3, 4। अब देखो 1 इसमें नहीं था तो ये गलत, 1 इसमें नहीं था तो ये गलत। अब या तो आपको सी पे जाना चाहिए था या डी पे जाना चाहिए था। तो अब 1 तो सही है क्योंकि आपने देख लिया, तो या तो सी पे जाते या डी पे जाते। तो दूसरा कह रहा है वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, या ये छोड़ो, 5वां वाला आप देखो। 5वां कह रहा है वियतनाम में ई सेवा सेक्टर सर्वाधिक उत्पादक है। तो आप जानते हैं वियतनाम ई सेवा सेक्टर के लिए बढ़िया है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? सर्वाधिक उत्पादक, सर्वाधिक। तो फिर वही एक्सट्रीम, क्या सर्वाधिक होगा? मतलब इतने देश हैं, चीन है, सर्वाधिक वियतनाम में होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फिर देखो, लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया। हाँ ये सही है, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं वियतनाम 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 चर्चा में है, वियतनाम चर्चा में है, तो ये हो सकता है। और ये सिर्फ 4 इसी में था, तो ऐसे भी आप, क्योंकि ये पूरे स्टेटमेंट किसी को नहीं आते होंगे। करंट अफेयर्स में कितना भी रहा हो, वियतनाम पे इतना तो किसी ने पढ़ा नहीं होगा कि 5 पॉइंट वह सही कर ले। लेकिन सही कैसे होंगे? तो यही जो मैंने बताया, 2-4 मिनट मैंने आपके लिए और आपको समझाया कि ऐसी अप्रोच के साथ आप जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भी देखिए करंट अफेयर्स में इतनी चीज़ें हैं कि आप इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, क्या आपने इतने बड़े नोट्स बनाए होंगे वियतनाम पे या कोई भी छोटी कंट्री के नाम पे? नहीं बनाए होंगे। तो कई बार आपको अलग अप्रोच से भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र या रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं? किसानों को अपनी फसलें काटना क्या रियल सेक्टर में आता है? आप सुनते रहते होंगे रियल सेक्टर, रियल सेक्टर। एक रियल इस्टेट है। कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, क्या ये रियल सेक्टर में आता? वास्तविक क्षेत्र। किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना, या किसी कॉरपोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना। तो इसमें 1 और 2 सही होना चाहिए। हाँ 1 और 2 सही है। मतलब रियल सेक्टर का मतलब क्या है? वास्तविक क्षेत्र का मतलब क्या है? जहाँ से चीज़ें बन रही हों। अगर किसानों को अपनी फसलें काटना है तो कहीं ना कहीं वहाँ प्रॉफिट होगा, फसल कटेगी, कुछ ना कुछ पैसा इधर से उधर घूमेगा। दूसरा है कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, वहाँ भी रोजगार मिलेगा, वहाँ भी आप देखो चीज़ें बदलेंगी तो रोजगार मिलेगा। लेकिन तीसरा देखो, किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना, इसमें क्या ऐसा है? नहीं। किसी कॉर्पोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना, क्या ऐसा? नहीं। तो पहला और दूसरा सही है। यहाँ लिखा भी है, अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्रों में उद्यम यानी गैर वित्तीय निगम, घरेलू और लाभकारी संस्थाएं शामिल हैं जो परिवारों की सेवा करती हैं
अतः एक और तो सही है। 2021 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब वाटर क्रेडिट क्या है? आपने कार्बन क्रेडिट सुना होगा, उसी के हिसाब से वाटर क्रेडिट आया है। यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों को लागू करता है। दूसरा, यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायता के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। सही बताना है कौन सा सही है। तो 1 और 3 सही है, किसने लागू किया यही क्वेश्चन गलत है। और आप इतने क्वेश्चन लगा चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि यही फंसाया जा रहा है हमें। ठीक है, तो किसके द्वारा है? water.org एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है, इसके द्वारा चीजें शुरू की गई हैं। दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है। कब बाजार मांग बढ़ सकती है? इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि। हाँ, अगर मान लो मुझे चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, मैं जहाँ कॉफ़ी पीने जाता था वहाँ 5 रुपए की कॉफ़ी भी थी, 5 रुपए की चाय भी थी, तो मैं कॉफ़ी पी लेता था। अब मैं गया तो उसने कहा भैया कॉफ़ी की कीमत 10 रुपये हो गई और चाय 5 रुपए की ही है। तो अब मैं क्या करूँगा कि भैया चलो चाय ही दे दो, क्योंकि अब गरीब आदमी हम 5 रुपये ही ख़त्म करना है, तो चाय दे दो। अब कॉफ़ी की कीमत बढ़ी तो चाय की मांग बढ़ गई। देखो, क्योंकि मैं कॉफ़ी की जगह कहाँ आ गया? चाय पे आ गया। चाय की मांग बढ़ी तो मांग बढ़ सकती है। स्थानापन्न वस्तुएं वही जिसकी जगह पर दूसरी वस्तु प्रयोग कर सके। जैसे मान लो अरहर की दाल की मांग बढ़ गई, सॉरी अरहर की प्राइस बढ़ गई, अरहर की प्राइस हो गई 1000 रुपये किलो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दाल ही खाता हूँ, तो मैं अरहर की जगह उर्द पे चला जाऊँगा कि उर्द की दाल बनाओ, मूंग की दाल बनाओ, मसूर की दाल बनाओ, चना की दाल बनाओ। तो अब ये स्थानापन्न है कि हम एक दाल की जगह पर दूसरी दाल खा सकते हैं। ठीक है, लौकी की कीमत बढ़ गई तो मैं तोरई खा लूँगा या कद्दू खा लूँगा या कुछ और खा लूँगा। तो ये स्थानापन्न वस्तु होती है। जैसे ही एक की कीमत बढ़ती है दूसरे की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा है इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तीसरा है वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है। तो घटिया किस्म की है तो कौन खरीदेगा? इसकी कीमत घटती। हाँ, कीमत घटेगी तो चीज़ें मांग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जैसे मैं कह दूँ एप्पल का जो फ़ोन 1.5 लाख का आता है, वह वही फ़ोन सेम क्वालिटी सेम सेम चीज़ सेम नंबर 1 वाला वह 5000 में है। इतनी कीमत मैंने घटा दी। लो, तो मांग बढ़ेगी कि नहीं? सब मुंह उठा के चले जाएंगे, भाई एप्पल का दो, एप्पल का दो, 5000 में है। ठीक है, मैंने कंडीशन बता दी, सब कुछ सही है, कोई इसमें ये नहीं है कि ऐसा दे देगा वैसा दे देगा। मैंने कीमत घटाई, मांग बढ़ी, यस मांग बढ़ी। दूसरा, काजू 1000 रुपये किलो मान लो बिक रहा है, मैंने मेरे जैसा गरीब आदमी नहीं खा पाता है, डॉक्टर कहते हैं खाओ फिर भी नहीं खा पाता है। अगर वो 1000 किलो का काजू 100 रुपये किलो हो जाए, कीमत घटेगी, मेरे जैसे उठ के चले जाएंगे भैया हमें भी दे दो 1 किलो, मांग बढ़ गई। तो आपको ऐसे चीज़ें रिकॉल करनी है, ऐसे चीज़ें एग्जाम्पल के साथ याद करनी है। ठीक है, कुछ लोगों को लगेगा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को लगेगा अच्छा ऐसी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। हाँ, ऐसी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए इकोनॉमी में, वरना आप फंस जाएंगे और फंसते ही रहेंगे। ठीक है, कम एक वर्ड आया था पूरक, पूरक का देख लेते हैं। पूरक, पूरक पूरक में वृद्धि हो जाए। जैसे मान लो मैं चाय के साथ समोसा खाता हूँ, ठीक है, अब चाय में वृद्धि हो गई, चाय 5 की 10 की हो गई, 5 की जगह 10 की हो गई, तो मैं चाय नहीं पीऊँगा, और चाय नहीं पीऊँगा तो समोसा भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि चाय के साथ ही मैं क्या खाता हूँ? समोसा। तो वही यहाँ पूरक वस्तु है कि अगर पूरक वस्तु में वृद्धि हो जाए तो मांग बढ़ेगी नहीं साथ वाले की, बल्कि घटेगी। चाय महंगी हो गई तो समोसा की कीमत भले ना बढ़ी हो, लेकिन मांग कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने चाय नहीं पी तो समोसा भी नहीं खाया। जैसे दूसरा, आप छोले भटूरे ले लो, भटूरे की कीमत बढ़ा दे तो छोले की मांग कम हो जाएगी। आप समझ गए होंगे। ऐसे वर्ड्स पे भी पता होना चाहिए। ये सब जो लिखा है मैंने समझा ही दिया, इसमें कुछ और नहीं है। 2020 का पहला क्वेश्चन, 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कह रहा है शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता 2004-5 की कीमतों पर प्रति श्रमिक में वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी आई है।
क्या शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता में वृद्धि हुई होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में कमी आई होगी। दूसरा, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई है। क्या कार्यबल में वृद्धि हुई होगी, प्रतिशत वृद्धि हुई होगी, सतत, लगातार, क्या ऐसा है? ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। गैर कृषि मतलब कृषि के अलावा काम बढ़े हैं। और ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई है। कौन सा सही है इसमें से? बी वाला सही है, 3 और 4 सही है, पहला दूसरा गलत है। क्योंकि आप जानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता में वृद्धि हुई जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कमी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा उदारीकरण से। और ये भी लगातार सतत वृद्धि हुई, सतत लगातार ऐसा थोड़ी होगा, लगातार वृद्धि हुई हो। ये दोनों सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा भी चीज़ें लोग करने लगे, जैसे छोटे छोटे उद्योग लगने लगे हो। और ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई। क्यों? क्योंकि वह लोग शहर में रोजगार पाने लगे। जब उदारीकरण आया, प्राइवेट वाले लोग आगे आए, तो लोग शहरों की तरफ भागने लगे। ठीक है। 2019 का पहला क्वेश्चन, वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? जितनी भी रिपोर्ट आती हैं आप रट लीजिए कौन प्रकाशित करता है, क्योंकि क्वेश्चन आता रहता है। जैसे विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लागू करता है। हमने पिछली वीडियोज में देखे कि किन संकेतकों पर लागू की जाती है, वह भी आ जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं। क्यों कुछ राज्यों में गरीबी ज़्यादा है, कुछ राज्यों में कम है? क्या गरीबी की दर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है? क्या कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है कि 5 रुपये का यहाँ जो चीज़ मिल रही है दूसरी जगह 10 रुपये की मिल रही है? तीसरा, सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। तो बी वाला सही है, इसीलिए जीएसटी लाया गया कि एक ही टैक्स पूरे भारत में लगेगा, वन टैक्स वन इंडिया। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? निर्यातक, आयातक नहीं, निर्यातक कौन होगा, कौन हो सकता है? बी, भारत। भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है, उस समय था। अब कौन है ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश का जो मानसून का सिस्टम है उसके हिसाब से ज़्यादा पैदावार होगी या कम पैदावार होगी, उस पर डिपेंड करता है। चौथा नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में किया गया था। दूसरा, वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। तीसरा, भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। क्या कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है? नहीं। तो जैसे तीसरा गलत करोगे वैसे ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। हमारे यहाँ कोयला बहुत है, लेकिन जो कोयला चाहिए वह नहीं है। मतलब जैसे हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत है, लेकिन जो स्किल चाहिए वह लोगों के अंदर नहीं है। समझ गए आप? तो कोयला बहुत है, लेकिन हमारे जो चाहिए वह नहीं है, इसलिए हम आयात भर भर के करते हैं कोयला। बाकी यहाँ आपने देखा ही होगा, कथन एक सही है। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है चीज़ें। कोयला पे क्वेश्चन बहुत आए हैं, इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमी में ये आया है, बाकी जियोग्राफी का कोयला मेन पार्ट है, तो आप वहाँ पे देखेंगे, मैंने कराए थे, बहुत कोयला पे क्वेश्चन आए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक रोजगार केंद्रीय संशोधन नियम 2018, जैसे ही ऐसा कुछ नियम आता है, संशोधन होता है, रिपोर्ट आती है, पहल होती है, वह सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है तो फर्म कंपनियों के लिए कामगारों की छटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। दूसरा, अस्थायी कामगारों के मामले में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं है। हाँ, सही है। कौन सा सही है? दोनों सही है। इसीलिए अस्थायी कामगार रखे जाते हैं, जिसको बिना नोटिस दिए कह दिया जाए भैया कल से मत आना। स्थायी कामगार अगर आप रखोगे तो बहुत कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, पीएफ वगैरह वह भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और बहुत कुछ चीज़ें। ठीक है, तो लोग अस्थायी रखते हैं। अस्थायी मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे, भैया 6 महीने के लिए रखो, आगे देखा जाएगा। 6 महीने के लिए रखा, 6 महीना पूरा हुआ का जयराम जी की। ठीक है, कई बार आप कोचिंग संस्थान में भी देखते होंगे, एक व्यक्ति पढ़ा रहा है, दूसरे दिन गायब हो गया, वो कहीं और पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका स्थायी नहीं है।
वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है कि हम 6 महीने पढ़ाएंगे, 1 साल पढ़ाएंगे, कुछ 1 महीने के लिए भी आते हैं कि सर एथिक्स का पोर्शन कंप्लीट कराना है, आप एथिक्स पढ़ा देंगे। मैंने कहा हाँ पढ़ा देंगे। मैं गया, 1 महीने 1.5 महीने जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें थी उसमें मैंने पढ़ाया, लेक्चर्स लिए 30-40 और अपना काम करके चला गया। ठीक है। कुछ लोगों को इसलिए भी रखा जाता है कि उनके चेहरे के ऊपर मार्केटिंग की जा सके। कौन कंपनी थी जिसने एक बड़े व्यक्ति को हायर किया था और वह पढ़ाने से ज़्यादा सेमिनार में दिखते थे। खैर ये सब बिजनेस की थीम्स हैं। 6th नंबर क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पंचवर्षीय योजनाएं आपको पता होनी चाहिए, सभी इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी और पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। 5वीं में क्या वित्तीय क्षेत्र की बात थी, कौन सा सही है? तो 1 और 2 सही है। 5वीं में ये बात नहीं लिखी थी, ये बात किसी और में लिखी थी। तो आपको 5वीं में क्या लिखी थी? 5वीं में नहीं बल्कि 9वीं में बात लिखी थी जो उसमें लिखी थी। 5वीं में लिखी थी गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता प्रमुख उद्देश्य था। मेन बात है आपको 1 से लेकर जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं, 2015 में नीति आयोग बन गया, उसके बाद नहीं आई, उससे पहले पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, योजना आयोग था, वो आपको पता होनी चाहिए। किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामूहिक पूंजी यानी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाता है? सोशल कैपिटल क्या होगा? जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात, इसके भवनों, अन्य आधारिक संरचना, मशीनों का स्टॉक, कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का आमाप, समाज में आपसी भरोसे सामंजस्य का स्तर। तो डी है, समाज में कैसी चीज़ें चल रही हैं, भरोसा है कि नहीं, वह सामाजिक पूंजी है। कई बार लोग कह देते हैं ना, यह मेरी सामाजिक पूंजी है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख देख के आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि सामाजिक पूंजी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर पैरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। परचेजिंग पावर पैरिटी, विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना कर की जाती है। दूसरा है पीपीपी, डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये वाला सही है, हम 6ठी नहीं थे तब, हम तब कितनी थे? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चात विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन परचेजिंग में, परचेजिंग का मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या, वो परचेज भी तो उतना ही ज़्यादा करेगा। तो इसमें जनसंख्या की वजह से हम आगे हैं, ना कि अन्य चीज़ों की वजह से। 2018 का पहला क्वेश्चन, इसमें टिक कर दिया यस। निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती है। क्यों? क्योंकि औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। क्या ऐसा है? कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है, ऐसा हो सकता है। निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है, निर्यातों की अपेक्षा आयात तेजी से होते हैं। तो जो जीएनपी वाला मैटर है उसका सी वाला ऑप्शन सही होगा कि निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था के गुणात्मक पक्षों से संबंधित होता है। यह समाज के वंचित वर्गों के हितों का भी संवर्धन करता है। यदि प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी वृद्धि के बावजूद निर्धनता बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है तो इसे आर्थिक विकास का पर्याय नहीं माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। पीपीपी जो है विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक द्वारा। दूसरा क्वेश्चन, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता? मतलब बचत बहुत ज़्यादा हो रही है फिर भी जो साइकिल है, जो कैपिटल फॉर्मेशन है, वह नहीं हो पाता क्योंकि वह कमजोर प्रशासन तंत्र है, निरक्षरता है, ऊंची पूंजी उत्पाद है, जनसंख्या घनत्व। तो जो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात है COR, आप इसे इकोनॉमी में पढ़ेंगे, उसकी वजह से होता है। COR किसका ज़्यादा है किसका कम है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल फैक्ट है ये। COR आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया। दूसरा, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
FSSAI केंद्र यानी फसाई जो बोलते हैं हम लोग, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक का प्रभार है। तो बी वाला जो आपको है पता है गलत होना चाहिए। फसाई जो है वह परिवार कल्याण मंत्रालय में कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत है। लाइक तो कर ही दिया होगा, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। केवल परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी। हाँ, अभी जो चीज़ें हैं वह महिलाएं ही हैं। गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान उसके 6 महीने बाद प्रतिदिन 1600 कैलोरी राशन घर ले जाने की हकदार होंगी। कौन सा इनमें से सही है? तो डी वाला तो आप जानते हैं गलत लग रहा है, मतलब लास्ट वाला, तो केवल 2 इसका सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें केवल लगा है और इसमें 1600 कैलोरी वाला राशन। क्या आपको लगता है ये चीज़ें मिलती हैं? अगर आप थोड़ा बहुत भी घर परिवार गांव से समझते होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसी चीज़ें नहीं है, केवल बी वाला सही है, ठीक है। जो 3 रुपये 2 रुपये 1 रुपये, ये भी ध्यान रखिएगा। ये बहुत, चावल 3 रुपये किलो मिलता है, गेहूँ 2 रुपये किलो और मोटे अनाज कहीं कहीं मिलते हैं, तो वह 1 रुपये प्रति किलो मिलता है, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन, अप्रवासी सत्तों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है। भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाले अप्रवासी सत्व क्या होता है पहले तो आप ये बताओ। अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। तो ये डी वाला सही है, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, क्योंकि भारत सरकार ने गूगल और फेसबुक जैसी बाहरी कंपनियों पर अप्रत्यक्ष रूप से कर लगाने के लिए 2016 के बजट में इक्वलाइजेशन लेवी, जिसके चक्कर में बहुत विवाद भी हुआ और आज भी ये चर्चा में रहती है, इक्वलाइजेशन लेवी लगाई गई। इनका यह इनकम टैक्स एक्ट का भाग नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स क्यों लगेगा किसी कंपनी पे। ये इक्वलाइजेशन लेवी के भुगतान के बदले भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाली विदेशी कंपनियां अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकती हैं, ठीक है। 6th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है। तो आपको क्या लगता है, खाद्य तेलों की मात्रा जो है खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही होगी कि कम रही होगी? हम कितना मंगाते हैं और कितना हमारे यहाँ होता है? सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती है। क्या इतना अच्छा करेगी सरकार? हाँ, जब ज़्यादा चीज़ें महंगी होने लगती हैं तो सरकार क्या करती है, शुल्क हटा देती है, जिससे जनता में पैनिक ना हो। क्योंकि मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ आ रही है, हम ऊपर से टैक्स भी लगा दे रहे हैं तो 120 की हो गई तो और ज़्यादा दिक्कत है। कई बार सरकार विशेष स्थिति में इसीलिए लिखा है, ये देखो वर्ड, विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित, विशेष स्थिति क्या, जब चुनाव आने वाले हों, समझ रहे हैं आप, मतलब विशेष स्थिति और भी हो सकती है, कोई पैनिक सिचुएशन आ गई या कोई बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या हो गई तो उसे भी विशेष स्थिति बोलेंगे, इलेक्शन को नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो सीमा शुल्क नहीं लगाती है, ठीक। जैसे पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो जाए तो सीमा शुल्क हटा दिया जाता है कि चलो जितने का आ रहा है उतने का ही बेचो, सरकार रुपये उसमें से नहीं लेगी। 7वां, निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार के डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य है? भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन, जैसा कि चीन ने किया, क्या ऐसा था डिजिटल इंडिया में? दूसरा, एक नीतिगत ढांचे की स्थापना जिससे बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाली समुद्र पारीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें। ये तो सही था। हमारे अनेक गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना, हमारे बहुत से विद्यालय, सार्वजनिक स्थल, प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाईफाई लगाना। वाईफाई लगते हैं, बहुत लगते हैं, बहुत लगते हैं, तो केवल 3 सही है, दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। मेन बात क्या थी, ये सब चर्चा में चीज़ें रहती हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या था, तो केवल तीसरा था, बाकी चीज़ें तो सभी चर्चा में रहती ही हैं। अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ आए तो आप करंट अफेयर्स में देखते रहिएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लागू हुई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है क्या? अन्य चीज़ों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल,
उद्यम वृत्ति वित्तीय डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। क्या देश के अविनियमित कार्यबल की कार्यकुशलताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता के साथ जोड़ेगी। क्या इनमें से कौन सा सही है? तो सी वाला सही है, 2 और 3। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन नहीं है, इसका अलग से ही मंत्रालय था शायद। हाँ, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, अलग से ही मंत्रालय भी बनाया गया था, क्योंकि कौशल की बहुत कमी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें तो नहीं लगता दे पाई, क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं अपने आसपास। 2017 का पहला क्वेश्चन, और इसमें सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, लड़कों की भी गलती है। लड़के लड़कियां जो भी हैं, लड़कियां भी साथ में पढ़ने जाएंगे, क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे सही से, और फिर सोचेंगे हमें नौकरी भी मिल जाए, और सोचेंगे 20,000 की मिल जाए। अरे भाई, 3-4 महीने का कोर्स होता है, कर लो, कहीं 8-9 हज़ार की नौकरी शुरू कर लो, फिर आप अपना हुनर दिखाते रहो, क्योंकि शुरुआत करना कठिन होता है। जैसे अगर मैं कहूँ किसी कोचिंग में पढ़ाना है, तो शुरुआत करना कठिन होगा। अगर मैं 2 साल पढ़ा लूँगा कहीं, तब तो फिर एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, भैया देखो 2 साल का एक्सपीरियंस है फलानी कोचिंग में। तो आप कहीं पढ़ाना शुरू कीजिए। मैं कई अपने दोस्तों को जानता हूँ, पॉलिटेक्निक करके निकले, 10,000 9,000 की नौकरी पड़ी, आज वो 35,000 की नौकरी पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बढ़िया मेहनत की, सीखा वहाँ से, और आगे बढ़ते रहे। कहीं ना कहीं शुरू होनी चाहिए चीज़ें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ? ऐसा क्वेश्चन आप ऊपर भी देख कर आए हैं। ठीक है, जीडीपी में कृषि का अंश बृहत रूप से बढ़ गया। क्या उदारीकरण से जीडीपी में कृषि का अंश बढ़ जाएगा? विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया। हाँ, क्योंकि उदारीकरण के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन भी हुआ था, तो ये हो सकता है, मे बी। एफडीआई का इनफ्लो बढ़ गया, मे बी। भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहद रूप से बढ़ गया, ऐसा भी होगा। तो बी वाला सही है, 2 3 4। हाँ भाई, तीनों सही है, वही वाला गलत है जो मैंने बताया, कृषि का अंश से कोई लेना देना नहीं था। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है। सतत। पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में भी सतत वृद्धि हुई है। दोनों सही है? नहीं, क्योंकि सतत की बात थोड़ा सा घपला कर दिया उसने। लेकिन आप इकोनॉमिक सर्वे, बजट दोनों ढंग से पढ़ लीजिएगा फरवरी में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में समाचारों में आए दबाव युक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरचना पद्धति का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? यस 4A जो आया था, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट एसेट, बहुत इंपॉर्टेंट था और पूछा भी गया था। तो अब आप सीधे सीधे इसका आंसर देख लीजिए, क्या था यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉरपोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम थी कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो डूब जाएं, इससे बढ़िया है पहले से उसको थोड़ा सा संभालने का प्रयास कर लिया जाए। हाल फिलहाल में एक संस्थान जो था, उस पर उसके मालिक को ईडी के द्वारा कुछ समन उमन भेजा जा रहा है, उस पर भी आप देखते रहिएगा करंट अफेयर्स में, जो भी आप द हिंदू या फॉलो करते हैं। कई वीडियो में बना रहा हूँ, आप देखिए, विजिट करके चैनल पर बहुत कुछ आपके फ़ायदे का मिल जाएगा, जो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा दे सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। पिछले दशक में बाजार कीमतों में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। कौन सा सही है? तो केवल बी सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। क्यों दूसरा सही है? क्योंकि बाजार कीमतों में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ रहा है, तो वह तो बढ़ सकता है। ठीक है, और यहाँ भी देखो सेम ही लगभग क्वेश्चन थे, ये 2015 में, ये 2016 में। कौन से? यही वाला दोनों। देखो सेम क्वेश्चन थे कि नहीं, पिछले दशक में सेम क्वेश्चन टाइप लग रहा है कुछ कुछ। पीवाईक्यू करने के यही फायदे हैं। चलिए हम अंतिम पड़ाव की तरफ हैं, 2-4 और। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी है, और भी बहुत सी बेरोजगारी हैं, सबके पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। जैसे 5 लोग कर रहे थे काम, तब भी उतना उत्पादन हो रहा था, 8 लोग कर रहे हैं तब भी उतना ही उत्पादन हो रहा है, जबकि उन 3 एक्स्ट्रा लोगों को लग रहा है कि मुझे रोजगार मिल गया, जबकि असलियत यह है कि आपको रोजगार नहीं मिला। अगर आपको रोजगार मिला होता सच में, तो उत्पादकता भी बढ़ती। जबकि पहले भी 10 किलो चीज़ें अनाज उत्पन्न हो रहा था, अब भी 10 किलो ही अनाज उत्पन्न हो रहा है, तो आपकी जो मेहनत की गई उसका आउटपुट क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इसका मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जो दिखती नहीं है। दूसरा क्वेश्चन,
एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है, एक्स में जनसंख्या वृद्धि होती है कि जनसंख्या वृद्धि से समृद्धि हो जाएगी। हमारे यहाँ तो इतनी जनसंख्या है कि हम सबसे ज़्यादा बड़े देश बन गए आर्थिक समृद्धि के मामले में। एक्स में पूंजी निर्माण होता है, विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। तो सबसे सटीक कौन सा? सबसे सटीक सी वाला है, पूंजी निर्माण होता है भाई, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, कैपिटल घूमता है इधर से उधर, तो वह सबसे सटीक है। बाकी सही तो और भी हो सकते हैं। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय पूछा, नेशनल इनकम नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर, या कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर, या सभी व्यक्तियों की वैयक्तिक आय के योग के बराबर, या उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर। कौन सा सही होगा? तो डी वाला है, जो उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं हैं उनके मौद्रिक मूल्य के बराबर राष्ट्रीय आय होती है। 2011 का क्वेश्चन देखते हैं, हम अंतिम पड़ाव की तरफ हैं। निम्नलिखित में से लाइक कमेंट कर ही दिया होगा, शेयर कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या करता है? तो ये भी डायरेक्ट देख लेते हैं, इतना पढ़ के टाइम वेस्ट क्यों करना। तो वित्तीय उत्प्रेरक क्या है? जो साइंस के बैकग्राउंड के होंगे उन्हें केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता था उत्प्रेरक, प्लेटिनम याद होगा, और भी उत्प्रेरक होते थे। यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। तो उत्प्रेरक यही काम करता था, जल्दी कर देता था चीजें। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विगत 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ रही है। फिर वही क्वेश्चन, विगत 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ रही है। कौन सा सही है? दोनों सही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात ना तो आयात। तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब, या मेरा देश है, न मैं बाहर से कुछ मंगा रहा हूँ, न मैं बाहर कुछ भेज रहा हूँ, मेरी बंद अर्थव्यवस्था है, अंदर ही उत्पादन करता हूँ, अंदर ही उपभोग करता हूँ, और यही सी के साथ बहुत बड़ा जो सिस्टम है वह ख़त्म हो गया। इकोनॉमी, अब हम हिस्ट्री कर लिए हैं, जियोग्राफी कर लिए हैं, पॉलिटी कर लिए हैं, इकोनॉमी कर लिए हैं। आप बताइए, फिर कहते हैं लोग फ्री में पढ़ाया नहीं जाता। पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, और भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, आप कहाँ देखते हैं? अगर आप देखेंगे, कमेंट करेंगे तो चीज़ें आएंगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।